हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम अपना नया पार्ट्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे ये सेंटेंस में यूज होते हैं और ये इनका फंक्शन क्या होगा सेंटेंस के अंदर। यानी ये किसी का रिलेशन बताएंगे, किसी को कनेक्ट करेंगे या फिर किसी को क्वालिफाई करेंगे। तो जो भी हम पार्ट्स ऑफ सीरीज पढ़ते हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज होता है, जो भी हम सेंटेंस में उनको प्लेस पे रखेंगे। राइट, अगर मैं नाउन को कहीं रख रहा हूँ तो वहां पर वो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करता है। ये सब आपको पता है, जो हमने नाउन में अच्छे से कवर किया। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की रिपीटेशन को हम खत्म करने के लिए प्रोनाउन लेके आते हैं। यानी बार बार हमें नाउन को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, यानी बार बार हमें उस नाम को नहीं लेना पड़ेगा। नाउन का मतलब ही क्या होता है? नेम। जो भी आप इस दुनिया में देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, उन सबका एक नाम होता है, उसी को हम नाउन बोलते हैं। अगर उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपके अगर एक पैसेज के अंदर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लीजिए राहुल, तो बार बार आपको राहुल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम उसका प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही से। जब भी हम राहुल के बारे में बताएंगे तो हम ही या हिज या हिम, इन सबसे उसको डिनोट कर सकते हैं एज अ फंक्शन, जो भी उसका फंक्शन रहता है। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लासेस में कि इन पूरी जो इंग्लिश होती है हमारी, इस पूरी इंग्लिश के अंदर बिलियंस ऑफ वर्ड है। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने सिर्फ 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। उन 8 कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हमारे स्पीच के क्या पार्ट्स हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई सेंटेंस डिलीवर करते हैं, आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो जब भी आप कोई सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तो वो जो सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस की डिमांड ही क्या होती है कि सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये आपको पता है। लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस तरीके से अरेंज होगा कि उसका ग्रामर ठीक हो। राइट, जो भी रूल्स ऑफ ग्रामर जो यूज होते हैं सेंटेंस के ऊपर वो बिल्कुल ठीक हो और वो लॉजिकली हो। यानी अगर कोई सेंटेंस लॉजिकली नहीं है तो चाहे वो ग्रामेटिकली ठीक हो, लेकिन अगर वो लॉजिकली नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस, हम उसको काउंट नहीं करते। तो सेंटेंस को हम पहले डेफिनेशन से पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल मीनिंग, जिसका हमारा ग्रामेटिकल और लॉजिकल मीनिंग हो। यहां तक हो गया सेंटेंस की बात। अब हम सेंटेंस के बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं? देखिए, सेंटेंस के अंदर जब भी आप लिखते हैं आप एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट, और ये सब्जेक्ट कौन होता है? ये सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो जेरेंट हो या प्रोनाउन हो या दूसरे वर्ड्स जो सब्जेक्ट का या नाउन का फंक्शन कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब किसी विषय के ऊपर ही तो चर्चा की जाएगी सेंटेंस के अंदर। अब जिस विषय के ऊपर चर्चा की जा रही है, मान लीजिए मैं राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बात किसके बारे में हो रही है? राहुल के बारे में बात हो रही है। तो राहुल हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब राहुल के बारे में क्या बात हो रही है? सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो कौन बताएगा? वो हमें बताएगा प्रेडिकेट। राइट, तो वो हमें कौन बताएगा? प्रेडिकेट। तो वो हमें कौन बताएगा? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। राइट, ये दो चीजें आप समझ गए। सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर एक आता है वर्ब, और उसके साथ एक अगर ऑब्जेक्ट है। यानी कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बिना ऑब्जेक्ट के भी लिखा जा सकता है। यानी हम सेंटेंस के इन 3 हिस्सों के ऊपर बात करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम एक एक को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ ही। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने अपनी बात छोड़ी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखिए, इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अब पहली कैटेगरी क्या होती है? जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी इस दुनिया में आप जो भी देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो, वो सब क्या है? वो नाउन है, क्योंकि आपने उन सबका एक नाम दिया हुआ है। राइट, सो अब नाउन के अंदर भी उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये हमने नाउन के अंदर कवर करा है। जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा, वो होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी जो नाउन की रिप्लेसमेंट को खत्म करते हैं, यानी नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं।
कौन से प्रोनाउन का क्या यूज होता है, ये हमने प्रोनाउन में कवर करा है, क्योंकि अभी हम बात जो करेंगे वो करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। नाउ तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है, देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। अगर नाउन है तो वो नाउन के बारे में और ज्यादा आपको जानकारी देगा। मान लीजिए आपने बोल दिया दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जब आपने बोला ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जो फ्लावर के बारे में आपने जो एडिशनल जानकारी दी है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर, ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। दिस इज अ, अब आप देख लो कलरफुल फ्लावर, अब ये जो कलरफुल आपने लिख दिया ये एडिशनल जानकारी है किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर तो आप देख पा रहे हो, तो अगर आप फ्लावर देख पा रहे हो तो उसने आपने उसको क्या दिया हुआ है, नाउन। फ्लावर क्या है, नाउन। अब नाउन, अब वो फ्लावर कैसा है, सुंदर है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, जानकारी दी, तो वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। नाउन नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन होगा, या नाउन की जगह पे यूज होने वाले जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको क्वालिफाई का काम कौन करेगा, एडजेक्टिव करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होते हैं, देखिए जो भी सब्जेक्ट जो हमने सेंटेंस लिखा गया है, सब्जेक्ट किसी ना किसी स्टेट या एक्शन को रेफर करता है, यानी सब्जेक्ट किसी एक्शन को बात कर रहा है, यानी कुछ एक्शन किया जा रहा है इसके द्वारा, राइट, एक्शन, या पर्टिकुलरली उसकी स्टेट को बताया जा रहा है कि वो किस अवस्था में है, या तो वो क्या क्रिया कर रहा है या वो किस अवस्था में है। तो क्रिया और अवस्था को बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे वर्ब होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी सब्जेक्ट यानी जो किसी कर्ता की क्रिया को बताएगा या कर्ता की अवस्था को बताएगा, उन शब्दों को हमने क्या नाम रखा हुआ है, वर्ब। क्या नाम रखा हुआ है, वर्ब। नाउ अगला बढ़ते हैं हम, एडवर्ब, राइट। यहाँ तक आपको पांच जो हमारे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हुई, और जो 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, देखिए जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, वो एक्शन कैसा हुआ है, कब हुआ है, कहां पर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कितनी बार हुआ है, इन सब के बारे में जो एडिशनल जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, एडवर्ब से। किससे मिलती है, एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्वालिफाई किसको करेगा, वर्ब को। अब देखिए, अब मैंने बोला था कि यह एक सुंदर फूल है, और आपने इसके लिए यह एक अति सुंदर फूल है, यानी सुंदरता को भी बढ़ा दिया। यानी एडजेक्टिव को भी जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करते हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है। अब वह तेज दौड़ता है, तेज क्या हो गया, यानी फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब, क्योंकि वो उसके रन को बता रहा है, यानी वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब। अब वो तेज को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी बहुत तेज। तो इसी तरीके से एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करते हैं, राइट। नाउ 6th पढ़ते हैं हम, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, देखिए प्रीपोजिशन रिलेशन बताते हैं, राइट। रिलेशन का मतलब समझिए, अगर आपने कोई वर्ड यहाँ पर लिख दिया और उसके साथ आपने एक दूसरा वर्ड लिख दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में आप एक संबंध के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर जो ये ग्रुप दिया है ना, ग्रुप, अब किसके ग्रुप की बात हो रही है, शब्दों के ग्रुप की बात हो रही है। अब ये जो किसके ग्रुप के बारे में बात हो रही है, आपको कैसे पता चला, शब्दों के ग्रुप के बारे में बात हो रही है ऑफ लगा के, यानी ग्रुप और वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन दिया है वो किसने दिया है, ये ग्रुप और वर्ड्स के बीच का जो संबंध कौन बता रहा है, ये ऑफ नाम का प्रीपोजिशन। यही प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी प्रीपोजिशन दो वर्डों के बीच में संबंध बताएंगे, यानी अपने से पहले वाले वर्ड और अपने से बाद वाले वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, इसकी जानकारी हमें प्रीपोजिशन देगा। यहां तक आपको बात समझ में आया। तो प्रीपोजिशन क्या काम करेगा, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताएगा। इसको मैं लिख देता हूं, प्रीपोजिशन।
अब जरा अपने इस नाम को सोचिए जरा, प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, कि किसी के स्थान से पहले आएगा, ये किसके स्थान से पहले आएगा, नाउन के स्थान से पहले आएगा, याद रखिएगा नाउन से पहले लगेगा। अब नाउन से पहले क्यों लगेगा, देखिए जब भी आप रिलेशन बताओगे उसके लिए आप एक प्रीपोजिशन लेके आओगे, तो वो जो वर्ड का रिलेशन आप जिसके साथ बता रहे हो वो हमेशा नाउन के साथ आप रिलेशन बताओगे, यानी प्रीपोजिशन के साथ एक नाउन चलकर आएगा, और जब भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन नहीं दिखता है तो इसका मतलब वहां पर एरर है, वहां पर गलत है। नाउन क्यों आया, अब एक और यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को अब आप समझ लीजिए, आपने सब्जेक्ट समझ लिया, अब आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। देखिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होती है वर्ब और दूसरा होता है हमारा प्रीपोजिशन, राइट। इसको अब आप समझिए कैसे। वर्ब का ऑब्जेक्ट का से मतलब क्या है, देखिए एक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक एक्शन जो होता है आपने एक एक्शन किया और उसका रिजल्ट आ गया, एक एक्शन होगा ट्रांसफरेबल, यानी आपने एक एक्शन किया और वो एक्शन किसके ऊपर हुआ, यानी ऐसे समझिए आपने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। अब आपने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया तो ये जो गिविंग का एक्शन है, यानी जो ये देने वाला एक्शन है, ये किसने अपने ऊपर लिया, गिफ्ट ने, यानी आपने उनको गिफ्ट दिया, राइट। तो यानी गिफ्ट ने उस एक्शन को रिसीव किया, यानी उस वो एक्शन गिफ्ट के ऊपर ट्रांसफर हुआ, राइट। इस तरीके से समझिए, आपने यहाँ पर एक एक्शन किया गिव, और ये दिया आपने क्या, गिफ्ट तो दिया अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के बर्थडे, आपके जो फ्रेंड का बर्थडे है उसको, उस बर्थडे पे आपने उसको गिफ्ट कर दिया, एक अच्छी बुक गिफ्ट कर दी पढ़ने के लिए। तो वो जो बुक ने जो एक्शन रिसीव किया गिविंग का, तो वही होता है ऑब्जेक्ट, यानी हमारे जो वर्ब है उसका एक्शन, यानी उस वर्ब को किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ। अगर वर्ब ट्रांसफरेबल है यानी वो एक्शन ट्रांसफर होगा, और वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, वो एक्शन हमेशा नाउन के ऊपर ट्रांसफर होगा, और वो नाउन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। एक और बात, अगर एक सेंटेंस के अंदर आपने एक वर्ड को सब्जेक्ट बना दिया, आपको पता चल गया कि इस बारे में, इस विषय के ऊपर बात हो रही है इस वाक्य के अंदर, तो आपने विषय को चुन लिया, आपने सब्जेक्ट को चुन लिया, आपने कर्ता को चुन लिया कि इसके ऊपर बात की जा रही है। अगर आपने कर्ता को चुन लिया, वो सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इस बात को आप समझिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग चीजें, दोनों एक सेंटेंस में नहीं हो सकते, यानी एक वर्ड को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बना सकते। अगर वो सब्जेक्ट है तो वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट बन गया चाहे वर्ब का या प्रीपोजिशन का, वो आप कभी उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ इसको समझिए आप। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ देखिए, अब यहाँ पर बात किसके बारे में, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड or a group of words that shows the relationship between a noun and other words in a sentence। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ प्रीपोजिशन के बारे में बात हो रही है। तो जो ये प्रीपोजिशन है ना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के अंदर आप किसको बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है या समूह, शब्दों का ऐसा समूह है जो दो नाउन, यानी नाउन या एक दूसरे जो अदर वर्ड है उन दोनों के बीच में संबंध बताता है। ये कौन है, हमारा प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऊपर बात हो रही है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड प्रीपोजिशन आया है ना, ये एज अ सब्जेक्ट है, मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता सेंटेंस के अंदर। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेम वर्ड सब्जेक्ट अगर हो गया तो वो ऑब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के कैसे होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन रिलेशन बताते हैं। रिलेशन वो किसके साथ बताएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ बताएंगे, यानी नाउन के साथ बताएंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा दोबारा नाउन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेम सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, उसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको दूसरी बार नाउन देखने के लिए मिल रहा है, तो समझ जाइए या तो वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि एक रिलेशन बताने को आया है। अब हमने यहाँ पर एक ये सेंटेंस पढ़ा, अब इसी में समझ लेते हैं। अब आ क्या है, हमारा आर्टिकल। अब आर्टिकल आपको पता है किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है, तो प्रीपोजिशन ये हो गया नाउन, और ये किसी का सब्जेक्ट, देखिए ये किसी का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, तो आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया।
अब इज क्या है, इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है, यानी प्रीपोजिशन को लिंक कर रहा है किससे, एक नाउन से, अ वर्ड। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन, वर्ड। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो और का मतलब क्या है कि ये दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट है। अब देखिए जरा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब यहां पर जो ये वर्ड्स आया ना, ये नाउन, ये वर्ड्स क्या है, शब्द। देखिए शब्द तो आप लिख सकते हो, जैसे कार, ये एक वर्ड है, राइट। अब सी क्या, ये एक लेटर है, ये एक वर्ड है, दोनों में अंतर है। कार हो गया, कैट हो गया, ये वर्ड है, राइट। ऐसे ही प्रीपोजिशन को बोला है। और ये सब क्या होते हैं आपके, कार, कैट, ये वर्ड है, और वर्ड है तो नाउन है, क्योंकि वर्ड्स को आप काउंट कर सकते हो, तो इसलिए उसका सिंगुलर प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ना, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हुई कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द। अभी और आगे बात करेंगे, बाकी के दो प्रीपोजिशंस अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है सेवेंथ, हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब देखिए कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, जंक्शन का मतलब समझिए, जहां पर दो लूप कनेक्ट होती हैं, राइट, दो लाइनें आपस में कनेक्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं जंक्शन। एक और देखिए, अगर आपने रेलवे स्टेशन देखे, रेलवे स्टेशन के जंक्शन होते हैं, यानी अगर ये कोई मेन ट्रैक जा रहा है तो यहां से एक और ट्रैक किसी और जगह के लिए जा रहा है, या फिर अगर ऐसे देखें दो अलग अलग जगह से, मान लीजिए ये दिल्ली से ट्रैक आ रहा है और ये कानपुर जा रहा है, और बीच में किसी स्टेशन के ऊपर ये जो ट्रैक है ये आपका कहीं निकल गया, जैसे मान लीजिए और आगे इलाहाबाद जा रहा है, या प्रयागराज जा रहा है, या पटना जा रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल होगा पटना। दिल्ली से पटना के लिए रेलवे ट्रैक जा रहे हैं। कानपुर स्टेशन के ऊपर, ये कानपुर हो गया, कानपुर स्टेशन के ऊपर यहाँ ट्रैक से ये लखनऊ के लिए चला गया। तो कानपुर एक तरीके से जंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ट्रैक्स डाइवर्ट हो गए। और एक इसको इस तरीके से समझिए, लखनऊ और पटना की दोनों आपस में लाइनें मिल गई, दिल्ली के लिए सेम लाइन हो गई, यानी दो आपस में कनेक्ट हो गए। जंक्शन का मतलब यही होता है, जहां पर दो पॉइंट्स कनेक्ट होते हो, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो। अब यहाँ पर लाइन या रेलवे ट्रैक तो है नहीं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर होता है क्लॉज या फिर वर्ड्स जो आपस में कनेक्ट करें। ऐसे दो क्लॉजेस को अगर कोई वर्ड कनेक्ट कर रहा है, यानी अगर मैं आपको बोलूं क्लॉज 1 और यहाँ पर बोलूं क्लॉज 2, इन दोनों क्लॉजों को आपस में एक वर्ड कनेक्ट किए हुए हैं, यानी जोड़े हुए हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शन। अब क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज एक तरीके से सेंटेंस को ही बोलते हैं हम, बट वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद का वर्ब होगा, लेकिन उनके मीनिंग डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे एक मीनिंग के बाद अगर आप दूसरी क्लॉज को समझोगे तो आपको उस पूरे कंप्लीट सेंटेंस का वो समझ में आएगा। तो सेंटेंस को भी हमने बांटा हुआ है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कंजंक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना समझिए, दो वर्ड्स और दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। 8th जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसे बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन हमारे इमोशंस वाले जो वर्ड्स हैं, इमोशंस के जो हमारे जो भाव है, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करता है, राइट। जब आप अच्छे इमोशन में होते हो, यानी आप पॉजिटिव होते हो, हैप्पी होते हो, उस समय के आपके वर्ड्स क्या होते हैं। जब आप सैड होते हो उस समय क्या वर्ड्स होते हैं। जब आप गुस्से में होते हो उस समय क्या होता है। तो हमारी जो फीलिंग्स को अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो उन सबको कैटेगरी में रखने के लिए हमने इंटरजेक्शन एक नई कैटेगरी बना दी, राइट। यहाँ से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमने इनका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब हम जो पूरे लेक्चर सीरीज में जितनी भी प्रीपोजिशन की लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्रीपोजिशंस हैं, यानी हम प्रीपोजिशन को टाइम के साथ, प्लेस के साथ, पोजीशंस के साथ, हर एक तरीके से प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन को कहां पर यूज करना होगा, कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ फिक्स्ड हो जाता है, ये पूरा डिटेल में जाएंगे हम अपने प्रीपोजिशन की सीरीज में, राइट। तो आपको फोकस रखना है और आपको प्रीपोजिशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि इंग्लिश में प्रीपोजिशन एक सेंटेंस के अंदर काफी बार आते हैं। देखिए अब ये यहाँ तक एक सेंटेंस पढ़ा हमने, यहाँ पर एक ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, राइट। इसी तरीके से और आ जाएंगे प्रीपोजिशंस, राइट। अब बिटवीन हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया, राइट।
तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। अगर आपको प्रीपोजिशन सही तरीके से यूज करना आता है तो आपको क्लूज टेस्ट हमेशा अच्छा रहेगा। क्लूज टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशंस पूछ ले जाते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स में प्रीपोजिशन पूछ ले जाते हैं। आप पैसेज और आपकी रीडिंग सेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से आता है। तो प्रीपोजिशन काफी बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से सीखना है। अब प्रीपोजिशंस होता है क्या, अब हम इसके साथ शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस हमारे ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं पहले ही बता देता हूँ, इनको हम बोलते हैं फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, देखिए, एक से ज्यादा वर्ड यानी दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड्स जब हम एक साथ लिखते हैं और वो किसी एक मीनिंग को, यानी वो पूरे के पूरे वर्ड्स, अगर 3 वर्ड्स हमने लिखे वो एक सिंगल यूनिट, यानी सिंगल यूनिट क्या है, एक सिंगल मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम फ्रेज। अब ये फ्रेज अलग हो जाते हैं, जैसे नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये इस तरीके से कैटेगरीज में फ्रेज बढ़ जाते हैं। अब ये किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है? फ्रेज के अंदर जो मेन वर्ड होता है, यानी जो मेन वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि किस बारे में बात हो रही है, वो एक वर्ड इंडिकेट कर रहा है, उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उस फ्रेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। मान लीजिए किसी एक फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब के ऊपर आ रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। अब एडवर्बियल फ्रेज के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये हम एडवर्ब चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे। तो उसके मेन वर्ड के अकॉर्डिंग हम उस फ्रेज का नाम रख देते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, ऐसा वर्ड है या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो रिलेशनशिप बनाते हैं एक नाउन, यानी उसके अपने ऑब्जेक्ट और दूसरे वर्ड्स में, जो सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स हैं उनके बीच और अपने ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप जो बताते हैं, वो कौन से वर्ड, जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप होती है ये क्या डिनोट करती है, लोकेशन डिनोट करती है, डायरेक्शन डिनोट करती है, टाइम डिनोट करती है, मैनर डिनोट करती है, राइट। नाउ अब प्रीपोजिशन वर्ड्स शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, बाई हो गया, फॉर हो गया, राइट, ऑफ हो गया। तो इस तरीके के वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं, राइट, और जो कि नाउन से पहले रख दिए जाते हैं, यानी नाउन से पहले यूज होते हैं। तो यहां से क्या पता चला कि प्रीपोजिशन के साथ आपको नाउन देखने के लिए हमेशा मिलेगा, यानी प्रीपोजिशन अपने साथ एक नाउन लेके आएगा और ये जो नाउन होगा ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब कुछ कैटेगरीज हैं प्रीपोजिशन की। अब कैटेगरीज क्या है, सबसे पहले टाइम डिनोटिंग प्रीपोजिशंस, ऐसे प्रीपोजिशन जो हमारे सेंटेंस में टाइम के बारे में जानकारी दें, जैसे एट हो गया, राइट, ऑन हो गया, इन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ड्यूरिंग हो गया, सिंस हो गया, अंटिल हो गया, बाय हो गया। जो यहाँ पर सिंस है ना, ये कंजंक्शन का भी काम करता है। अब ये कंजंक्शन का कैसे काम करेगा ये हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रीपोजिशन है या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सिंपल सी बात, हमेशा याद रखेंगे, प्रीपोजिशन के साथ कौन आता है? प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है। अगर आपको सिंस के बाद आपको नाउन देखने को मिल गया तो आप समझ जाइएगा सिंस यहाँ पर एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं एट को लेकर, जैसे आई विल मीट यू एट 3 PM, तो वो उसके मिलने और समय के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो कौन बता रहा है? एट। एट मतलब यहाँ पर टाइम के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा 3 बजे। उसके मिलने यानी मेरे मिलने में, अगर आप अपने आप को यहाँ पर स्पीकर रख रहे हो तो मेरे मिलने में, मैं मिलने का जो रिलेशन है, राइट, मीट का जो रिलेशन है वो 3 PM के साथ कौन बता रहा है? एट प्रीपोजिशन, राइट। शी वॉज बॉर्न इन जनवरी, अब वो कब पैदा हुई थी? वो जनवरी में पैदा हुई थी। शी वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो देखिए उसके बॉर्न यानी उसके पैदा होने और कब पैदा होने के बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी वो कब पैदा हुई थी? जनवरी में। तो जनवरी यहाँ पर क्या है? नाउन आया है, मंथ का नेम है, 3 PM टाइम है, यहाँ पर ये नाउन है, और इनसे पहले देखिए 2 प्रीपोजिशन हुए जो कि इंडिकेट कर रहे हैं टाइम को। अब ऐसे कुछ और प्रीपोजिशंस होते हैं जिनको हमने दूसरी कैटेगरी में रखा है, जो प्लेस और डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए इन हो गया, एट हो गया,
ऑन हो गया, अंडर हो गया। अब इन और एट ये आपने टाइम में भी मेंशन करे, लेकिन अगर आपका इन और एट किसी प्लेस या डायरेक्शन की मूवमेंट को बता रहे हैं, यानी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं या किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, तब आपके ये प्रीपोजिशन टाइम की तरह नहीं, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन की तरह काम करेंगे। अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग, नेक्स्ट टू, बिसाइड, बाय, टुवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अराउंड। तो ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं ये आपके प्लेस और डायरेक्शन या मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, अब ये कैट की पोजीशन बता रहे हैं, कैट कहां पर है, द कैट इज द टेबल। अगर मैं यहां लिख देता कैट इज द टेबल तो इसका मतलब हो जाता जो बिल्ली है वो टेबल है। ये एब्सर्ड सेंटेंस हो जाता, यानी बकवास सेंटेंस हो जाता। एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, इसका कोई सेंस नहीं होता, राइट। लेकिन अब अंडर जैसे ही मैंने वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, तो आपके जो माइंड में एक पिक्चर जा रही है कि एक टेबल है इस तरीके से, और ये इसके 4 पैर हो गए टेबल के, और यहाँ पर एक कैट है। तो अब टेबल के नीचे कैट है, ये आपको कैसे पता चला, अंडर से। और अंडर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और उसके साथ देखो क्या आ गया, टेबल, एक नाउन आ गया। पर लेकिन ये किसका रिलेशन बता रहा है, कैट की प्रेजेंस यानी कैट की पोजीशन का रिलेशन बता रहा है कि कैट कहां पर है, राइट। इसी तरीके से रिलेशन बताते हैं हमारे प्रीपोजिशन। जैसे ही वॉक टुवर्ड्स द मार्केट, अब वो जा रहा था, अब वो कहां जा रहा था, डायरेक्शन बता रहा है कि वो मार्केट की तरफ जा रहा था। तो उसके जाने और किधर जाने की डायरेक्शन, यानी मार्केट जा रहा था वो, तो इसको इंडिकेट कौन कर रहा है, टुवर्ड्स, राइट। जैसे मान लो ये एक तरीके से आप क्या कहते हैं, इसको चौराहा हो गया, यहाँ हो गया एक सिटी का मार्केट, ये हो गया सिटी हॉस्पिटल, ये हो गया रेलवे स्टेशन, और ये हो गया कंट्री साइड, यानी जो गांव की तरफ निकल जाता है, कंट्री साइड। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इधर की तरफ जाते हुए स्पॉट किया गया, तो अब यहाँ पर जो टुवर्ड आया है ना, तो ये इस पर्टिकुलर, अब ये जा तो कहीं भी सकता है, ये तो जा रहा था, ये तो इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, लेकिन इसके जाने और इसके डायरेक्शन को कहां पर जा रहा है, मार्केट जा रहा है, इसको किसने फिक्स किया, इसके बीच में किसने रिलेशन दिया, टुवर्ड्स ने। इस तरीके से हमारे प्रीपोजिशंस रिलेशन बताते हैं, राइट। अब कुछ प्रीपोजिशन होते हैं मैनर के। मैनर का मतलब होता है अगर कोई चीज की गई है तो वो किस तरीके से की गई है, राइट। दिस इंडिकेट हाउ समथिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल बाय, विद, लाइक। तो ये जो बाय, विद, लाइक है, ये सारे मैनर के एग्जाम्पल हैं। जैसे शी रोट द लेटर, अब मान लीजिए उसने खत लिखा था, अब उसने खत तो लिखा था लेकिन कैसे, पेन से लिखा था, यानी पेन की सहायता से लिखा था, यानी शी रोट द लेटर विद अ पेन। अब आजकल के ज़माने में आप ईमेल कर सकते हो, राइट। आप लेटर लिखना हो तो आप मोबाइल से लिख सकते हो, लैपटॉप से लिख सकते हो, कंप्यूटर से लिख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर हमने बताया, उसके लिखने को बताया कि उसने जो खत लिखा था वो कैसे लिखा था, उसने वो पेन से लिखा था, राइट। यहाँ पर आप समझे कि रोट यानी ये राइट की हमारी सेकेंड फॉर्म है, रोट, राइट, रोट, रिटन, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। शी रोट द लेटर कैसे, विद अ पेन, तो कैसे लिखा, उसने लिखने के तरीके से, यानी लिखने के मैनर को बताया है पेन के साथ। तो यहाँ पर जो विद है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, राइट। ये चीज आप याद रखेंगे। अब एजेंट प्रीपोजिशंस होते हैं। अब एजेंट प्रीपोजिशन जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप अपने एक्शन और उसके डूअर के साथ, यानी ये एक्शन किसके द्वारा किया गया है, और ये आपको जो डूअर वाला जो भावना होती है, ये जो डूअर वाली फीलिंग होती है ना, ये आपको पैसिव टेंसों में आती है ज्यादा। जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जब हम वॉइस पढ़ेंगे उसके अंदर हम एक्टिव का पैसिव में कन्वर्जन करेंगे, तो वहां पर आपको ये चीज और ज्यादा डिटेल में क्लियर होगी कि पैसिव का मतलब क्या होता है। देखिए, पर अभी हमें समझना है एजेंट प्रीपोजिशन का मतलब क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई काम किया है, वो किसके द्वारा किया गया है, जब हम ये बताते हैं ना यह काम इसके द्वारा किया गया है, तो तब हम उसको लिखते हैं पैसिव फॉर्म में, तो तब हम बाय और विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर और ये रिटन किसके द्वारा लिखी गई, ये एक्शन हो गया, और इस एक्शन और इसके डूअर के बीच का जो रिलेशन है, किसके द्वारा लिखी गई, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई,
ये बाय प्रीपोजिशन ने दिया, राइट। नाउ कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमारे मेजरमेंट को इंडिकेट करते हैं। मेजरमेंट का मतलब कोई माप हो गया, माप का मतलब वजन को, अमाउंट को, एज को, लेंथ को, टाइम को, इन सबको इंडिकेट करते हैं कुछ हमारे प्रीपोजिशंस। बाय और विद और ऑफ, ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे दे वॉन द गेम, उन्होंने जो खेल है जीते थे। कैसे जीते थे? बाय 5 पॉइंट्स, यानी 5 पॉइंट से वो विजेता हो गए, यानी 5 पॉइंट से वो गेम जीत गए थे। अब गेम को जीतने और कितने पॉइंट से जीतने के बीच में बाय प्रीपोजिशन ने क्या काम करा, एक रिलेशन बता दिया कि वो गेम जीते तो थे लेकिन 5 पॉइंट के साथ जीते थे। तो ये 5 पॉइंट को इस गेम के जीतने के साथ कौन कनेक्ट करा हुआ है? बाय प्रीपोजिशन, राइट। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है जो प्रीपोजिशन के साथ शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ दूसरे और वर्ड्स भी आ जाते हैं और उनको हम या तो एज अ एडजेक्टिव का काम करेंगे या एज अ एडवर्ब का काम करेंगे। यानी प्रीपोजिशन के साथ और भी वर्ड्स होंगे, प्रीपोजिशन के साथ कुछ अदर वर्ड्स होंगे और ये जो वर्ड्स है ना, ये या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे या एडवर्ब का काम करेंगे। एडजेक्टिव का काम करेंगे तो यानी वे क्वालिफाई करेंगे किसको? नाउन को, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को। अगर एडवर्ब का काम करेंगे तो किसको क्वालिफाई करेंगे? एक्शन को, स्टेट को, खुद एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। जैसे द कैट विद फ्लफी टेल इज क्यूट। अब देखिए, द कैट इज क्यूट, कैट तो क्यूट है लेकिन कौन सी कैट के बारे में बात हो रही है? विद द फ्लफी टेल। अब जो यहाँ पर टेल है ना, ये नाउन है, ये नाउन है। पूंछ जो है यहाँ पर ये नाउन है। किसका नाउन है? ये विद प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या हो गया? विद जो हो गया ये प्रीपोजिशन हो गया। अब ये टेल कैसी है? फ्लफी। तो फ्लफी क्या हो गया? एडजेक्टिव जो टेल के बारे में विशेषता बता रहा है। लेकिन ये पूरा जो फ्रेज है विद द फ्लफी टेल, ये जो पूरा फ्रेज आया है प्रीपोजिशन के साथ, ये जो पूरा फ्रेज आया है ये प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आप ये देख रहे हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए और ये 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये कैट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन सी कैट क्यूट है? जिसकी फ्लफी टेल है, विद द फ्लफी टेल। ऐसी वहां बहुत सारी कैट्स होंगी, तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि द कैट विद द फ्लफी टेल इज क्यूट। तो मैं उस कैट की बात कर रहा हूँ जिसकी जो टेल है वो फ्लफी है, वो क्यूट है। तो यहाँ पर कैट को डिस्क्राइब कर रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर ये कैट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। सो बाकी की चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रीपोजिशन का एक छोटा सा यूज पता चला, कितने टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं। आगे हम लेक्चर्स में इसको और डिटेल में और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और इसकी गहराइयों से हम अपने एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करेंगे, राइट। तो यहाँ तक लेक्चर्स को रखिए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चंस करिए। कहीं भी सेंटेंस दिखा आपको, उसमें प्रीपोजिशन ढूंढिए, उसका काम ढूंढिए। बाकी की जैसे जैसे हम आगे लेक्चर पढ़ते रहेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग प्रीपोजिशन को लेके आती रहेगी। तो इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।